प्यारे देशवासियों, चुनाव के नज़दीक आते ही हमारे ये तथाकथित नेता अपनी अपनी मान से निकलकर जनता के बीच जाने लगे हैं और ये तरह तरह की बातें करते हैं। बहुत सारे हमारे नेतागण अगड़ों और पिछड़ों की बातें करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ये भारत और भारत के लोगों को जातियों के रूप में देखते हैं तो मेरे हिसाब से भारत में केवल दो जातियां हैं। एक भारत के प्रति वफादार जाति और भारत के प्रति नावफादार जाति। अगर ये जातियों की बातें करते हैं तो भारतीयों में केवल दो जातियां हैं, एक अमीर भारतीय, एक गरीब भारतीय। अगर ये धर्म की बात करना चाहते हैं तो मैं तो केवल दो ही धर्म जानता हूं, एक राष्ट्र धर्म जो कि राष्ट्र के प्रति वफादारी है और दूसरा देशद्रोह। हमारे इन नेतागणों से पूछना चाहिए कि संविधान जब भारत को एक सेक्युलर स्टेट कहता है, यानी धर्मनिरपेक्ष देश, तो इनको किसने अधिकार दिया कि धर्म के बारे में बात करें, जातियों के बारे में बात करें, लोगों के बीच मतभेद पैदा करें, एक भारतीय को दूसरे भारतीय से लड़ाएं और अपना उल्लू सीधा करें। दोष इनका भी नहीं है, क्योंकि ये आज तक भी अपने मालिक के आगे दुम हिलाने की आदत को नहीं भूल पाए हैं और उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी नहीं भूल पाए हैं। अंग्रेजों का मुख्य कार्य था कि भारत के लोगों को अलग अलग तरीकों से बांटना और एक को दूसरे के खिलाफ लड़ाना। ये जिस दिन से उन्होंने पैर रखा था उसी दिन से ये कर रहे थे। और हमारी यह कांग्रेसी सरकार पूरी तरीके से उसको अपने अमल में लाती रही। देश से अंग्रेजों के जाते ही देश के टुकड़े हो गए, जिस पे हमारे नेहरू महाशय कहते हैं कांग्रेस की तरफ से कि हम टू नेशन थ्योरी का प्रतिवाद करते हुए इस पे हस्ताक्षर कर रहे हैं। जब आपने एक बार हस्ताक्षर कर ही दिए तो बात खत्म, यानी कि आप स्वीकार कर रहे हैं उस टू नेशन थ्योरी को। सन 1947 15 अगस्त, जिसे ये बहुप्रचारित करते हैं कि ये भारत की आज़ादी है, आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। 15 अगस्त सन 1947 का जो दिन तय किया गया था, ये अंग्रेज़ों के द्वारा तय किया गया था और अंग्रेज़ों का भारत से जाने का जो निर्धारण हुआ था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल पारित हुआ था जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड ट्रांसफ़र ऑफ पावर एक्ट, यानी भारत से अंग्रेजी शासन को हटाकर वहाँ का शासन वहाँ के लोगों के हाथ में दिया जाएगा।
यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि हमने अपने हिसाब से चीज़ें चुनी, अपने हिसाब से चीज़ें गढ़ी और उनको अमल में लाया। जब आपको कोई आज़ादी, तथाकथित आज़ादी भीख में एक बिल के द्वारा दी गई है, आज अगर संसद उस बिल को पलट दे तो आपकी आज़ादी तो गई। दूसरी बात, अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ते छोड़ते भी इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उनके किसी भी इंटरेस्ट को कोई खतरा ना आए। इसी के लिए इस एक्ट के तहत ये व्यवस्था की गई थी कि अंग्रेजी सरकार के जिस से भी जो समझौते हैं उसे भारत सरकार हूबहू मानेगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने संविधान में भी ऐसी व्यवस्था की जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि आगे चलने पर भारतीय उन बातों को लेकर वो लड़ते रहे। प्रश्न ये उठता है कि अगर आप हमारे देश के आक्रांता थे, आपने यहाँ पे कब्जा किया और अगर हमने आपको यहाँ से भगाया, then we will decide what is good for us. You have no power to decide. अंग्रेज ये नहीं कह सकते कि रेलवे स्टॉल पे अंग्रेजी कंपनियों की जो 100 साल और 50 साल की लीज है उसको भारत सरकार वैसे ही मानती रहेगी। जो ब्रिटिश सरकार के समझौते दूसरे देशों से हैं, भारत सरकार उनको वैसे ही मानती रहेगी। पर हमने ऐसा ही किया और इसी के लिए मैं ये कहता हूँ कि सन 1947 15 अगस्त भारत की आज़ादी का दिन नहीं है। वो केवल एक वैसा दिन है जिस दिन गोरे लुटेरे भारत से चले गए और भारतीय लुटेरे आ गए। मैं आपको इस बात के लिए आमंत्रित करता हूं कि अपने अपने घरों से निकले, अपना ऐशो आराम छोड़ें और मतदान करें जाकर। अगर आप ये सोचते हैं मुझे क्या पड़ी है, तो मैं आपको बता दूं कि राजनीति एक ऐसी चीज़ है, आप घर में हो, घर के बाहर हो, सो रहे हो या जाग रहे हो, प्रति क्षण वो आप पे प्रभाव डालती है। इट अफेक्ट्स यू। दिल्ली में बैठा हुआ आपका तथाकथित जनप्रतिनिधि किसी भी तरह का फैसला करेगा, वो आपको अफेक्ट करेगा। आपका भविष्य आपके हाथ में है। अपने घरों से निकले और जाके वोट करें। आप जिसे भी ठीक समझते हैं उसे वोट करें, परंतु मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जनसेना या जनसेना की तरह का विचार रखने वाली अगर कोई भी पार्टी आएगी तो वो भारत के उन सभी कानूनों को रद्द करेगी जो अंग्रेज़ों द्वारा अंग्रेज़ों के फ़ायदे के लिए बनाए गए हैं। अगर जनसेना या जनसेना जैसी कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो वो सुनिश्चित करेगी कि लोगों को न्याय व्यवस्था मुफ्त मिले और तुरंत मिले। मेरा खुद ऐसा मानना है कि सबसे निम्न न्यायालय से शुरू होकर सुप्रीम कोर्ट तक
किसी भी कानून को, किसी भी केस को 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं चलने दिया जाना चाहिए। यानी कि किसी भी बात का फैसला 3 महीने के अंदर, क्षमा करें, 3 वर्ष के अंदर अंदर हो। क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हमारे बहुत सारे वकील मित्र विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाते हैं ताकि केस लंबा चले और उनकी फीस बनती रहे। न्यायालय द्वारा ये व्यवस्था होनी चाहिए कि आपको मात्र 10 पेशियां मिलेंगी, आप आएँ या ना आएँ। आपको जो बात कहनी है उसके अंदर कहें और उसके बाद फैसला आए। आप फैसले से सहमत नहीं हैं, ऊपर के कोर्ट में जाएं। मगर ये नहीं है कि एक ही कोर्ट में आप 20-20 साल तक किसी भी चीज़ को लटका के रखें, फिर वो अगले कोर्ट में जाए, वहाँ फिर 20 साल तक लटके, और करते करते वादी प्रतिवादी दोनों भगवान को प्यारे हो जाएं। आगामी चुनाव में एक और जो प्रबल मुद्दा आपके समक्ष है वो है भारतीयों का स्वाभिमान। बिना कारण हमारी सीमाओं पे रक्षा कर रहे सैनिकों पर हमारे पड़ोसी मुल्कों द्वारा आक्रमण किया जाता है, उनको मारा जाता है और उनके मृत शरीर के साथ बदसलूकी की जाती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जनसेना या इसके जैसी कोई भी पार्टी सत्ता में आए तो ऐसा किसी भी अपराध करने वाले देश को भारत नहीं छोड़ेगा। अगर आपने मेरे एक सैनिक का सर काटा तो आपके 100 सैनिक उसी वक्त मारे जाएंगे। भारत के प्रति अपराध करने वाले किसी भी देश को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो छोटा देश हो या बड़ा देश हो। जो दल, जो सरकार हमारे सैनिकों का सम्मान नहीं कर सकती, उनके स्वाभिमान को बरकरार नहीं रख सकती, उनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आइए हम इस बात का वादा करें कि कभी भी हमारी सैनिकों पे कोई भी आंच आती है, पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा। हमारे सैनिक कोई सुपरमैन नहीं है, पर अगर वो सब सीमा पर लड़ते हैं तो वो इसीलिए लड़ पाते हैं और इसीलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि उनको पता है पूरा देश उनके पीछे है। जिस दिन आप अपने सैनिकों के प्रति उदासीन हो जाएंगे, उस दिन युद्ध होने से पहले ही आप युद्ध हार जाएंगे। एक और चीज़ मैं यहाँ आपके सामने लाना चाहता हूँ जो हमारे बहुत सारे भारतवासियों को शायद पता ना हो, खासकर ये जो हमारे नई जनरेशन है इसको तो बिल्कुल भी पता नहीं होगी। भारत की आज़ादी के बाद दुनिया का एक ऐसा देश जिसने विश्व के सभी देशों को मदद की आगे बढ़ने में, उसने हमारे तरफ भी हाथ बढ़ाया और हमारा वो मित्र देश है अमेरिका। अमेरिका ने भारत को तकनीकी रूप से आगे बढ़ने में मदद करने की पेशकश की, किंतु हमारे नेहरू साहब पंचशील के सिद्धांत में चीन के साथ पेंगे बढ़ा रहे थे, जिसका नतीजा 62 में ही आ गया, ज़्यादा समय नहीं लगा। भारत पे जब चीन ने 1962 पे आक्रमण किया, उस समय हमारे कोई भी सैनिक सीमा पे मौजूद नहीं थे, हमारे पास बेहतर हथियार नहीं थे, हमारे पास विमान नहीं थे, हमारे पास व्यवस्था नहीं थी। उस समय अगर कोई देश आगे बढ़ के आया हमारी मदद करने के लिए तो वो केवल अमेरिका था। अमेरिका ने हमारे सैनिकों को पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी, हमारे सैनिकों की पैराट्रूपिंग कराई, उनको सीमा पर पहुंचाया, उनको अन्य प्रकार के उपकरण दिए ताकि वो चीनियों से लड़ सकें। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस समय
हमारे आज के तथाकथित मित्र सोवियत संघ ने चीन की खुल के मदद की थी। कारण चीन और वो दोनों ही कम्युनिस्ट देश थे। लेकिन जैसा कि चीनियों की आदत है, वो सब जगह से केवल लाभ लेना जानते हैं। चीनियों ने जब ये देखा कि उनका रूस के से जितना वो लाभ ले सकते थे वो पूरा हो गया, तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया। तब रूस को अपनी गलती समझ में आई और वो भारत की तरफ हाथ बढ़ाने लगा। और इतना ही नहीं, रूस ने कांग्रेस और हमारे तथाकथित प्रधानमंत्रियों और मंत्रियों को भांति भांति के प्रलोभन दिए और इनके भांति भांति के सत्कार किए। इतना ही नहीं, हमारी सरकार का जब उधर झुकाव हुआ और सन 1971 की लड़ाई में जब पाकिस्तान बुरी तरह हार गया था और पाकिस्तान के तमाम इलाकों पर भारत का अधिकार था, और जिस समय हम अपने तरीके से कश्मीर समस्या का समाधान कर सकते थे, उस समय रूस ने पाकिस्तान को भी अमेरिका के खेमे से निकाल के अपने खेमे में डालने के लिए भारत पे दबाव बनाया कि वो पाकिस्तान के जीते हुए सभी हिस्से वापस कर दे, और जो कि इंदिरा गांधी ने किया भी। इंदिरा गांधी ने उस समय एक बार भी देश के लिए नहीं सोचा। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने उस समय अपने दुनिया में छवि बनाने की कोशिश की और भारत के जो इंटरेस्ट थे उनके साथ विश्वासघात किया। कारगिल के युद्ध में हमने जब रूस को आयुधों का ऑर्डर भेजा तो रूस ने वो सामान सप्लाई करने में देरी की ताकि युद्ध खत्म हो जाए। और इतना ही नहीं, जब वो सामान हमें मिले तो उन तमाम आयुधों पे एक्सपायर्ड का स्टिकर लगा हुआ था, यानी कि वो काम लायक नहीं थे। तो करोड़ों के ये जो आयुध और उपकरण खरीदे गए, इनकी जवाबदारी कौन देगा? इतना ही नहीं, वो हमारी सेना के लिए एक सरदर्द हो गए, क्योंकि उनको डिफ्यूज करने का ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी। जिस समय भारत को अपने रॉकेट अभियान में बढ़ोतरी के लिए क्रायोजेनिक इंजन चाहिए था, तो हमने रूस की तरफ देखा। मगर चूंकि उस समय रूस की हालत खुद खस्ता थी और वो अमेरिका पे डिपेंडेंट था, अमेरिका के कहने पर रूस ने क्रायोजेनिक इंजन भी हमें देने से मना कर दिया। अब मैं जनता से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप ऐसे मित्र पे भरोसा कर सकते हैं? कभी नहीं। तो आगामी चुनाव में इस बात का भी फैसला आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हमारा एक सच्चा मित्र हो जो हर स्थिति में हमारे साथ खड़ा हो, हमसे कंधा से कंधा मिलाकर लड़े, तो वो केवल अमेरिका ही हो सकता है। फैसला आपके हाथ में है। जय हिंद।